गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अवर टॉपिक समाकलन इंटीग्रेशन। कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम इंटीग्रेशन का यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ होता है उसको हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के पढ़े थे, अवकलन के पढ़े थे, उसी तरह से समाकलन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है समाकलन के महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो समाकलन के सूत्र हैं, वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट समाकलन के त्रिकोणमितीय सूत्र, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम अलग अलग फॉर्मूले, मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो समाकलन होता है वो समाकलन अवकलन की विलोम प्रक्रिया है। अवकलन में जो चल रहा था उसको उल्टा करते चलो, अपने आप समाकलन समझ में आता जाएगा। जब हम साइन एक्स का अवकलन करते थे तो हमें मिलता था कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ जब हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा तो कॉस एक्स, लेकिन नेगेटिव साइन वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं साइन एक्स। ये कंपैरिजन आप आपकी कॉपी से कर सकते हैं जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे होंगे। तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन, तो प्लस सी। ओके, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला हम लेते हैं साइन ए एक्स। बस बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें, वही अनिश्चित समाकलन है। सबसे पहले तो साइन ए एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस ए एक्स। अवकलन के फॉर्मेट में आप कांस्टेंट को कहाँ ले जाते थे? आगे। इसमें कांस्टेंट को कहाँ ले जाएंगे? अपोन में। बस इतना सा चेंजेस करना है। अगेन साइन ए एक्स प्लस बी, देन यू हैव माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्मेट which is just opposite of differentiation format. So now these the three formula related to the sine functions. Now the cos function cos x dx. अब cos x का जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस साइन एक्स। c cos a x dx is sin a x by a plus c cos a x plus b dx, then sin a x plus b by a plus c. ओके, तो ये आपके cos का फॉर्मेट हो गया पूरा, जिसमें cos के फंक्शंस के हमने फॉर्मूले पूरे कंप्लीट किए। इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले हम देखते हैं इसके अंदर, जिसमें टेन सेक स्क्वायर। अब वहां टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा टेन एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। वहां सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। ओके, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट फॉर्मूले में एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन क्या होते हैं? देखिए, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। चरघातांकी फलन का मतलब होता है ऐसी राशियां जो घटती या बढ़ती हैं। जैसे जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं 10th पे आता हूँ वापस साइंस पे। 10th के अंदर आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम के अंदर जब आप v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि v और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों समानुपाती चिन्ह को दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है तो फिर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप क्या समझते हैं कि एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम दो चीजों में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो चरघातांक की वृद्धि या चरघातांक की कमी। तो चरघातांक की वृद्धि फलन होता है और चरघातांक की ह्रास फलन होता है। ह्रास मतलब कमी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चरघातांकी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। चरघातांकी दैट इज एक्सपोनेंशियल। इसे ई बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई बेस से।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले ई एक्स डी एक्स। तो जब हम ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स प्लस सी, ये एक ऐसा फलन है जिसका इंटीग्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, जो है वैसा का वैसा रहता है। लेकिन तब जब सिर्फ चर हो, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है जैसे ई ए एक्स डी एक्स, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ जो ये कांस्टेंट है ये अपोन में चला जाता है। तो ई पावर ए एक्स बाय ए प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनमें ये फॉर्मूला आपके वर्क करता है। ओके, इसी के बाद में एक और इसी का फॉर्मूला हम ले लेते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार अगर आप समझ लेंगे इनको फॉर्मेट्स को तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। ई पावर एक्स प्लस डी एक्स, तो ई बेस है तो वो तो एज इट इज रहेगा, ऐसा कैसा ही आ गया। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है जो चर के साथ है, ए प्लस सी, ठीक है। और एक और फंक्शन आता है इसके अंदर डी एक्स बाय एक्स, ओके, तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस सी, लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है। जबकि वहां पर जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो log x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता था 1/x, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस थे, ये फंक्शंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जो मैथ्स में भी, ये देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कहते हैं ना एक कि बहुत क्लोज फ्रेंड है ये दोनों। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर अ क्लोज फ्रेंड। 80% पार्ट ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी वालों के लिए मैथ्स डिफिकल्ट है या बायोलॉजी में मैथ्स नहीं चलती है तो उनके लिए फिजिक्स टफ होगी। नो, हम जो ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये मैं आपको मैथ्स इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये फिजिक्स में काम में आने वाली। तो बायो और मैथ्स दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर इस मैथ्स को ढंग से पढ़ लेंगे। इसे फिजिक्स मैथ्स भी कहते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड मैथ्स से ही, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो समाकलन का गुणन नियम, हम पढ़ रहे हैं समाकलन का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अब समाकलन के गुणन नियम में हम क्या करते हैं, दो फलन लेते हैं, माना एफ एक्स एंड जी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। जी का मतलब भी फलन ही मान के चलिए, है ना, जी से कुछ और नहीं निकलेगा। एफ मतलब फंक्शन, तो जी जंक्शन नहीं हो जाएगा। जी इज ऑल्सो ए फंक्शन, है ना। दोनों को डिफरेंस हमने करने के लिए किया है, या फिर f1x f2x ले लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। माना एफ एक्स एंड जी एक्स दो फलन है, ठीक है, और दोनों किस रूप में लेते हैं हम यहाँ पर, गुणन के रूप में। समझिएगा, दोनों फलनों को हमने लिया किस रूप में, गुणन के रूप में। तो यहाँ पर हमने दोनों फलनों को लिख दिया एक गुणन के रूप में। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, ये गुणन के रूप में हमने फंक्शन लिख दिए हैं, ठीक। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, देखिएगा कि हाँ बोल स्कूल तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में टू फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड सी एक्स जो गुणन के रूप में है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर y डी एक्स
y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस एफ एक्स और जी एक्स में हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स और जी एक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। हमें ये देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का क्या लफड़ा आ गया। भाई हमारे पास में जब मैथमेटिकल फंक्शंस की हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस भी होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इन फंक्शंस की, तो इन फंक्शंस के बेस मैथमेटिकल फंक्शन इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं, तो इन फंक्शंस के बेस पे हमें चूज करना पड़ेगा कि पहला फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आईलेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है, आईलेट का। ठीक है, तो इस आईलेट के फॉर्मूले के अंदर यहां पर जो आई है, ये आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स फंक्शन को। इनवर्स फंक्शन में x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये इनवर्स फंक्शन के अंदर आता है। ओके, अब जो l है, l रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम, जो लॉग के रूप में आता है। अब आप सोचेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, लघु गणकीय फलन, इनको हिंदी में बोलते हैं लघु गणकीय फलन। लघु गणकीय फलनों का मतलब होता है कि जो छोटी से छोटी कैलकुलेशन को भी इजी कर देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया 0.001 पावर 0.0002, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे, क्वेश्चन देखते क्या करोगे, छोड़ दोगे कि आगे बढ़ो। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को लघु गणक के रूप में ले जाऊं, अगर मैं इसी फंक्शन को लघु गणक के साथ में हल करूं, तो ये फंक्शन आराम से सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। इसमें मुझे कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा लेबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये लघु गणकीय फलनों का एक प्लस पॉइंट है कि ये डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को भी इजी कर देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो अभी हमारे लिए सिर्फ इतना सा जानना जरूरी है कि एल मीन्स लॉगरिथम होता है, और लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लॉग और बेस लगा देते हैं ई। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं ए पर। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शंस। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक फंक्शंस को। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं टी पे। तो टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, और इसके बाद में हम आते हैं ई पे। तो ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां जो ये 5 फंक्शंस, 5 लेटर्स मैंने लिखे हैं आई लेट, तो इनमें आई लेट में हर लेटर का अपना एक अलग मीनिंग है। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथम, ए मीन्स अलजेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो हर फंक्शन का अपना एक अलग मीन है। अब यहां पर जो फंक्शन पहले आ रहा है, समझिएगा इस स्पेलिंग के अंदर जो लेटर पहले आ रहा है, अगर उस लेटर से रिलेटेड फंक्शन यहां पर पहले है तो उसे हम फर्स्ट देंगे और फिर दूसरे वाले को सेकंड देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक है। मान रहा हूं कि ये वाला फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक है। पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, ये। फिर कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मेरा सेकंड फंक्शन कौन होगा, ये। तो इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस को चूज करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आईलेट, जिसे हमें ध्यान रखना है और इनका मीनिंग भी याद रखना है। तो अब वापस हम हमारे फॉर्मूले पे आते हैं, वापस इसे हम सॉल्व आउट करते हैं। तो वापस देखिएगा एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब सपोज अभी तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो अब होता क्या है, होता ये है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में खोलते हैं तो फर्स्ट फंक्शन रहता है कांस्टेंट, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट हो गया कांस्टेंट, सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन, समझिएगा, और सेकंड का होता है इंटीग्रेशन।
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद जो ये पूरा फलन मिलेगा, ये जो पूरा आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद, इस पूरे का एक बार होगा इंटीग्रेशन। चक्कर तो नहीं आ रहे? समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूं? पहले का पहला कांस्टेंट, दूसरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ये आपका प्रोडक्ट रूल है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो जैसे एक बहुत क्वेश्चन लेते हैं हम, उस क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये रूल आपको। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे यहां x sin x dx। मेरा फॉर्मूला क्या है? आई लेट। x कौन सा फंक्शन है? x एल्जेब्रिक फंक्शन है, और sin x कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये पहचान आना चाहिए। x इज द एल्जेब्रिक फंक्शन एंड sin x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो x एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फंक्शन है। तो पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, दैट इज इट इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज माय सेकंड फंक्शन। ठीक है। तो अब रूल क्या कहता है? फर्स्ट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और टोटल का इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है। तो इस जगह पर सबसे पहले x, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x, ओके, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन, देखो ये तो हो गया 1 इंटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और इस पूरे का वापस एक बार और इंटीग्रेशन। ये करना है भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो मिलेगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन। तो यहां माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस। सिंपल, दिस इज योर आंसर। मतलब बहुत सिंपल है। अगर हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चंस में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी में, और जो मैं आपको नोट सेंड कर रहा हूं उनको एक बार और चेक कर लीजिए। वैसे तो मैं चेक करके भेज रहा हूं आपको, फिर भी अगर मैं जो यहाँ सॉल्व आउट करवा रहा हूं उन सॉल्व आउट के बेस पर आप लोग नोट्स के क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिएगा। कहीं भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो इस बोर्ड पे जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उन्हीं को लिखिएगा। ठीक है बेटा। वैसे तो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप उसे यहाँ से करेक्ट कीजिएगा। ये फॉर्मेट पूरा करेक्ट चल रहा है। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x e x dx। ओके, x कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक। e पावर x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। हमारा फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड द होल इंटीग्रेशन पूरे का। तो अब यहाँ x एक्सपोनेंशियल का कोई चेंजेस नहीं आता है जब तक कोई अचर ना हो। ex का ex हो गया, x का होगा 1 इंटू ex वापस dx। तो x ex माइनस ex प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो यहाँ भी कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन में भी इजी गोइंग हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। ठीक है बेटा, इनको देखते हुए चलना कॉपीज में भी, नोट्स में भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, वही एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट हो गया मेरा ये और सेकंड हो गया ये पहचानना आना चाहिए बस। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 2x
माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन 2x एंड होल का वन टाइम और इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, कॉन्स्टेंट कौन है 2, तो अपॉन में 2 चला जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x साइन 2x का क्या होगा वापस माइनस कोस 2x बाई 2 और dx। ओके, तो 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ डबल बार इंटीग्रेशन का डबल बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आपके पास में क्या बचा है यहाँ पर x कोस 2x dx। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब x कोस 2x इसमें वापस देखेंगे, तो इसमें ये तो हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, वापस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमें मिल गए, तो फिर वापस इसको रिपीट करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बेस पे। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बेस पे इसे रिपीट करेंगे, तो ये तो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 प्लस, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड माइनस इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो हमें आंसर आएगा यहाँ पे, तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बाई 2 प्लस, अब कोस 2x का क्या होता है साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x बाई 2। ओके, और माइनस x का 1 हो जाएगा, कोस 2x का वापस साइन 2x बाई 2 और फिर इसका dx। भाई यहाँ 1, इसका साइन 2x बाई 2 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यही आया और इसका एक बार और इंटीग्रेशन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बाई 2 प्लस x साइन 2x बाई 2। अब साइन 2x का क्या होगा माइनस कोस 2x और वापस 2 एक और नीचे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कोस 2x बाई 2 और 2 पहले से है 4 प्लस c। दिस इज आंसर। चेक इट इन योर नोट्स। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब इसमें डबल इंटीग्रेशन फॉर्मेट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस इजी गोइंग हो जाते हैं, लेकिन हमें हमारा फॉर्मेट याद रखना है, हमें हमारे फॉर्मेट को नहीं छोड़ना है, हमें हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x e power 2x dx. Again this is first, this is second, x is algebraic and e power x exponential. First constant, integration of second, differentiation of first, integration of second and the whole integration. ठीक है, तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो e पावर 2x, यहाँ कांस्टेंट कौन है 2, तो अपॉन 2 माइनस x का हो गया 1। ठीक है, e पावर 2x अपॉन 2 dx, तो ये हो गया आपका x e पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और यहाँ क्या रहा अपना e पावर 2x dx। देन x e पावर 2x बाई 2 माइनस e पावर 2x बाई 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो बहुत इजी, मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, मज़ा आ रहा भी होगा। तो इन क्वेश्चंस में हमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि हम हमारे फॉर्मेट को ना छोड़ें, हम हमारे फॉर्मूले को ना छोड़ें, हम हमारे कॉन्सेप्ट को ना छोड़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाकलन का त्रिकोणमिति में उपयोग। अब हम आते हैं समाकलन के भौतिकी में अनुप्रयोग में। समाकलन का
भौतिकी में अनुप्रयोग। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ अवकलन और समाकलन में, समझिएगा। अवकलन कहता है कि अगर आपके पास में विस्थापन है तो आप उससे वेग निकाल सकते हो, और अगर आपके पास वेग है तो आप उससे त्वरण निकाल सकते हो। ये कौन कहता है? अवकलन। ठीक है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं समाकलन की, तो समाकलन क्या कहता है? समाकलन कहता है कि अगर आपके पास त्वरण है तो आप त्वरण से वेग निकाल सकते हो, और अगर आपके पास वेग है तो आप वेग से विस्थापन निकाल सकते हो। यह आपका समाकलन कहता है। ठीक है। अब कैसे, देखिएगा। हम कहते हैं माना विस्थापन x है, विस्थापन x है, तो जब वेग निकालते थे तो क्या करते थे? टाइम के रेस्पेक्ट में x का अवकलन कर देते थे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे x का अवकलन करते थे क्या मिल जाता था? वेग। अब अगर वेग आ गया तो जैसे ही टाइम के रेस्पेक्ट में वेग का अवकलन करते थे तो क्या मिल जाता था? त्वरण। यही होता था। अब इसी को मैं उल्टा कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। इसी को मैं उल्टा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है यहाँ v dx by dt, देन dx इक्वल्स टू v dt। ठीक है। तो यहां से मैंने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों तरफ समाकलन कर देता हूं। ठीक है। तो dx का समाकलन सिंपल x, कल भी बताया था मैंने 1 इंटू dx करके, तो 1 डॉट dx इज x, तो ये x इक्वल्स टू ये एज इट इज रह जाएगा v dt। इसका समाकलन अभी हमें नहीं करना। तो अगर मुझे वेग मिल गया तो मैंने वेग से क्या निकाल दिया? समाकलन करके विस्थापन। तो मैंने जब वेग का समाकलन किया तो मुझे क्या मिल गया? विस्थापन। ठीक है। उसी तरह से देखिए इसमें मेरे पास है a इक्वल्स टू dv बाई dt, तो dv इक्वल्स क्या हो गया मेरे पास में? a dt। दोनों तरफ मैंने समाकलन किया, दोनों तरफ समाकलन किया तो dv का समाकलन तो कितना आया? v। ये हो गया a dt, तो ये वेग आ गया। ठीक है। तो यहां पर ये तो त्वरण से तो मिल गया वेग, और यहां वेग से मिल गया विस्थापन। तो ये आपके समाकलन के भौतिकी में अनुप्रयोग के दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कण का वेग हमें दिया हुआ है, एक कण का वेग है हमारे पास में v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। यह हमें कण का वेग दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है। ठीक। तो विस्थापन का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, दिस इज v dt। ओके। v की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। अलग अलग कर देते हैं इसको, टी स्क्वायर dt टी dt प्लस 1 dt, अलग अलग कर दिया। देन टी स्क्वायर dt दैट इज टी क्यूब बाई 3, वही 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ टी पर पावर है 1 और 1 dt सिंपल टी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन। ये समाकलन कौन सा कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या जुड़ता है? सी जुड़ता है। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको त्वरण दिया हुआ है t प्लस 1, तो आपसे कहा गया है विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है। त्वरण दे रखा है और विस्थापन निकालना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू दे रखा है आपको t प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। इससे आपको विस्थापन निकालना है। तो सबसे पहले तो वेग निकालोगे, तो वेग तो फॉर्मूला होगा a dt। ठीक है। a की वैल्यू क्या है? t प्लस 1 dt। देन अलग अलग कर लेंगे इसको हम, t dt प्लस 1 dt। ठीक है। ऊपर पावर कितनी है? 1, तो ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर बाई 2 dt का सिंपल t प्लस c। ये तो वेग आ गया। अब वेग से क्या निकालोगे? विस्थापन। तो वेग से जब विस्थापन निकालोगे तो x इक्वल्स टू v dt, देन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t dt। ठीक है। अब यहाँ पर भी सिंपल वही अवकलन का फॉर्मेट आप लगाएंगे, और अवकलन का फॉर्मेट लगाकर इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा इस जगह पे
एक सेकेंड, तो इसे हम अलग अलग कर लें। तो अलग अलग करेंगे तो 1/2 टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी, ठीक है। यहाँ सी अभी बाद में लगाएंगे लास्ट में। सॉल्व करते हैं तो 1/2 एज इट इज, टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका t3/3 प्लस टी का हो जाएगा t²/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है त्वरण दे रखा है t² - 2t - 1, ठीक है। तो इसका विस्थापन निकालना है। आपको विस्थापन देखना है। तो सबसे पहले तो वेग निकालो। तो a की वैल्यू कितनी है, सेपरेट कर दो। ठीक है, अलग अलग कर दो। समझ रहे हैं, समझते चल रहे हैं साथ साथ। टी स्क्वायर का तो टी 2+1/2+1, तो t³/3 हो गया। यहाँ t पर पावर 1 थी तो 1+1/1+1 t²/2 हो गया। 1 × dt, dt का सिंपल t हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब तुम्हारा यहाँ क्या आया, v t³/3 - t² - t, ये v आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें x निकालना है, विस्थापन। तो x = v dt। दिस वन, ठीक है। सेपरेट कर लेते हैं इसको। तो 1/3 माइनस टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 t³ को क्या लिख सकते हैं, 3+1/3+1 माइनस 2+1/2+1 माइनस 1+1/1+1 प्लस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा t4/12 माइनस t³/3 माइनस t²/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ से हम इसका विस्थापन इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका, कण दे रखा है आपको, a बराबर त्वरण है इसका 1 मीटर/सेकंड² है, तो वेग ज्ञात, तो विस्थापन ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। a बराबर 1 मीटर/सेकंड² है, ठीक है। विस्थापन निकालना है तो सबसे पहले तो वेग देखते हैं। तो 1 × dt, ठीक है। तो dt का तो सिंपल t, ये t हो गया, है ना। अब इसके बाद में विस्थापन देखते हैं, v dt। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, t। तो ये हो जाएगा तुम्हारा t²/2 प्लस c। तो ये तुम्हारा y = अच्छा क्वेश्चन है। a = 1 मीटर/सेकंड² के केस में ये क्वेश्चन तुम्हारा t²/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको सेल्फ करना है, जो मैंने दिया है आप खुद करने की कोशिश करें। इसमें लिमिट प्रोवाइड की हुई है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें काम करना है ना। 2 to 1 लिमिट दे रखी है इसमें, और 2 to 1 के हिसाब से आपको काम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इट इज़ योर होमवर्क। ओके बेटा, थैंक यू।